आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए acquired subsidiary B during the year, summarize information of consolidated statement of P&L and balance sheet is provided। तो consolidated statement of P&L दिया है, consolidated balance sheet दी है 2 साल की, other information दिया है। all of the shares of B were acquired for 74,000 in cash। the fair value of the assets acquired and liabilities assumed were। prepare a statement of cash flow of entity A। अब देखिए बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली ये पूरी की पूरी कहानी को लगाना। इससे पहले एक वीडियो के अंदर में मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। क्या करना पड़ता है मैं एक रफ आइडिया आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, जहाँ भी हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह की बात करते हैं, तो जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है तो आप 50,000 ले लेंगे ओपनिंग। उसमें एंटिटी बी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स आए वो ऐड कर देंगे 8,000, और उसमें ये वाले ट्रेड रिसीवेबल्स को माइनस कर देंगे। तो 58 माइनस 54, 58 माइनस 54 4,000। चलिए देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स 4,000। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ट्रेड रिसीवेबल में भी यही, इन्वेंट्री में भी यही, यानी सारे के सारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले सब में यही होगा। पीपीई में भी काइंड ऑफ यही होता है, पर डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट भी ध्यान में रखना है। जैसे कि पीपीई का आपका ओपनिंग है 80,000, पीपीई आपने जो खरीदी है नई वो है 1,10,000, तो 80,000 और 1,10,000 सब मिला के 1,90,000। डेप्रीसिएशन जो इस बार चार्ज हुआ है वो है 30,000, तो अगर मैं 30,000 माइनस करूं तो 1,60,000 वही क्लोजिंग आ रहा है। मतलब कोई नया एसेट नहीं खरीदा गया, कोई नई लाइबिलिटी नहीं है। कैश में ये 5,000 ऐड मत करना, नहीं सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले 4,000 ऐड मत करना। आपने 70,000 रुपीज़ में एंटिटी को अक्वायर किया है, अक्वायर करने के साथ आपको कैश मिला है, तो ये एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिखता है वहाँ माइनस होके दिखेगा, वहाँ सिर्फ 70,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अच्छा अब यहाँ पे 72,000 दिख रहा है। अच्छा सॉरी, मैं 4,000 इन्वेंट्री को बोल रहा हूँ, कैश ये है 2,000, तो 2,000 माइनस होगा 72,000 रुपीज़ दिखेगा। 72,000 वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं फुल फ्लेजेड सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक वीडियो है, आपको आई बिलीव पास्ट एग्जाम में कोई तो एक ये क्वेश्चन था या कहीं था, तो मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व करके ऑलरेडी रखा है, वीडियो यूट्यूब में डाल के रखा है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला वीडियो था। ठीक है, तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एन एंटिटी विच फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज पर कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, 1000 एस ए आर आर लाइबिलिटीज, इंड एस 102 का क्वेश्चन है। 40 employees, provide that employee has right to receive cash equal to intrinsic value of the equity shares, all the rights vest on 31st December 2006 and they can be exercised in 7 and 8। तो 1 जनवरी 2005 में आपने दिया है, तो 2 साल एंड हुए 31st दिसंबर 2005 और 31st दिसंबर 2006, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड दिखता है, बचे हुए 2 साल एक्साइज पीरियड है। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट ग्रांड डेट फेयर वैल्यू ऑफ एस ए आर इज 11। ये हमेशा इररेलेवेंट होता है, मैंने आपको कहा आप अकाउंटिंग हमेशा ईयर एंड पे करते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। हम लोग अकाउंटिंग हमेशा ईयर एंड पे करते हैं, तो ये वाला अमाउंट काम का नहीं है। एस्टिमेट्स दैट 10% ऑफ द एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग 2 year पीरियड, तो ये 10% ईच ईयर है या 10% इन क्यूमुलेटिव है। जनरली जब ईच ईयर नहीं लिखा रहता तो क्यूमुलेटिव मानिए, यानी टोटल 2 साल में 10% छोड़ के जाएंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ एस ए आर एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन बिलो। 10% ऑफ द एम्प्लॉइज लेफ्ट एट द एंड ऑफ 2006, तो आपका एस्टिमेट और एक्चुअल सेम है। 31st December 2007 when intrinsic value of the SAR was 10, 6 employees exercised the option. Remaining employees exercised the option at the end of 2008 when the intrinsic value was 12। तो आइए समझते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में 40 में से 10 एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे, यानी 36 एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। 36 एम्प्लॉइज, 1000 ऑप्शंस, 1/2 का वेस्टिंग पीरियड, और फेयर वैल्यू आपको 12 रुपये दिया गया है। ओके आपका स्क्रीन ये हो गया, 1 मिनट रुकिए मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो दिस इज 40 इंटू 90%, 36 एम्प्लॉइज इंटू 1000/2 इंटू 12, आप 2,16,000 का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के एंड में बुक करेंगे, 2,16,000। ठीक है,
सेकेंड ईयर में एक्चुअली 36 एम्प्लॉइज ही रहे, 10% ही छोड़ के गए एक्चुअली, ये भी बोला गया है। तब वैल्यू थी 8 माइनस 2,16,000 का खर्चा आप ऑलरेडी बुक कर चुके थे, तो 36 इंटू 1000 इंटू 8 माइनस 2,16,000, 72,000 का एक्सपेंस बुक होगा। कैलकुलेशन प्लीज कीजिएगा, मैं यहाँ वेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के कैलकुलेशन के लिए, मतलब उतना मेहनत थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड 31 दिसंबर 2007। अब देखिए मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हमने एक्सपेंस बुक किया, क्योंकि एसएआर है, एसएआर इज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू इंक्रीज की आप अकाउंटिंग करेंगे। सो दैट मेक्स इट 36 इंटू 1000 इंटू 13 माइनस 2,88,000। टोटल इतना एक्सपेंस हम पहले बुक कर देंगे, 1,80,000। थोड़ी और मेहनत कराता हूँ। कुछ एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़िए, बहुत डिटेल, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। कुछ एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, 6 एम्प्लॉइज, पर जब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तब फेयर वैल्यू था 10 रुपए, तो 6 एम्प्लॉइज 1000 इंटू 10 इतने का आपने पेमेंट कर दिया, 60,000। पर ये जो 6 एम्प्लॉइज है इनके लिए भी आपने तो एक्सपेंस 13 रुपए के हिसाब से ही बुक किया था, 13 के हिसाब से, पर पेमेंट आपने 10 का ही किया। तो जो 3 रुपए आपने कम पे किया ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स हो जाना चाहिए। मैंने ऊपर ज्यादा एक्सपेंस बुक करके रखा है, मैंने सारे एम्प्लॉइज के लिए बुक कर दिया 13 पे, तो यही 6 एम्प्लॉइज के लिए 1,000 इंटू 3 18,000 रुपए का हम रिवर्सल भी करेंगे। तो पेमेंट 60,000 का होगा, 18,000 का रिवर्सल, 180 माइनस 18 162, ठीक है। पेमेंट हुआ है 60,000, यहाँ पे कहीं पे दिखेगा 162, पेमेंट हुआ है 60,000। और फाइनली हमारा क्लोजिंग एसएआर का कितना दिख रहा होगा वो समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ। आपने पहले 2 सालों में 2,88,000 बुक किया था, बराबर। फिर आपने और 1,62,000 बुक किया, 180 माइनस 18, और इसमें से आपने 60,000 पे कर दिया है, बराबर है। तो 288 प्लस 162 माइनस 60 इज 3,90,000, और वही यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते जा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर करके आपको बताते जा रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगले साल रिमेनिंग एम्प्लॉइज जितने भी थे सभी ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो रिमेनिंग एम्प्लॉइज है 30, पर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 12 रुपए के हिसाब से इंटू 1000, तो 30 इंटू 12 इंटू 1000 सब मिला के 3,60,000 का पेमेंट हुआ, 3,60,000 का पेमेंट हुआ। आपने टोटल एक्सपेंस 390 का बुक करके रखा है, तो सीधी बात है बचा हुआ 30,000 रिवर्स होगा, और ये रिवर्स होगा P&L से, ये रिवर्स होगा P&L से। सर P&L से क्यों सर, हमने तो पढ़ा था अदर इक्विटी से। देखिए एसएआर में हमेशा रिवर्सल P&L से होता है, ये बात ध्यान रखिए। ईसॉप में होता तो यहाँ पे रिवर्सल अदर इक्विटी से होता। खैर ईसॉप में तो चेंज इन फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग भी नहीं होती थी। आई होप यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इंडिया 102 के क्वेश्चन के लिए, मैंने बहुत फटाफट आपको सॉल्व करके बता दिया, हार्डली 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर, कि मेन सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशंस आप लोगों को करने हैं। अगर आपने 102 पढ़ा है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, EFG एंटर्स इनटू अ प्रॉपर्टी लीज विथ H, तो इंडिया 116 का क्वेश्चन है। द इनिशियल टर्म ऑफ लीज इज 10 years, 5 year रिन्यूअल ऑप्शन, ऑप्शन है कि आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 40 years एंड फेयर वैल्यू इज 50 lakhs. Company EFG has the option to purchase the property at the end of lease term for 30 lakhs. Lease is paid at the beginning of the year. The first annual payment is rupees 5 lakh with an increase of 3% every year thereafter. 16 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन उठा दिया और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। बताऊंगा। The implicit rate of interest is 9.04%.
H gives company EFG an incentive of rupees 2 lakh payable in the beginning of year 2, which is a normal tenant improvement. Company EFG is reasonably certain to exercise the option. अब देखिए ये लेसी की अकाउंटिंग है, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी इसका मैंने पूरे लीजेस के वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं, मैंने लेसर्स नहीं किया है पर लेसी का पूरा शेयर किया है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक से है। मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर में क्या होगा। आपने बोला है कि आप लीज रेंट पे करेंगे, लीज रेंट पे करेंगे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और एक बात ध्यान रखिए, ये 5 लाख रुपए का पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है हमेशा। इट स्टार्ट्स विथ 5 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विथ रिन्यूअल ऑप्शन 11 12 13 14 15। और वो जो परचेज का ऑप्शन दिया हुआ है 30 लाख रुपए का, वो आई बिलीव एट द एंड ऑफ 10th ईयर है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म ही दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर की ही बात कर रहा है वो मोस्टली, ठीक है, 10th ईयर। तो मैंने यहाँ पे 15 तो लिखा है पर मैं ये काट देता हूँ 5 ईयर लीज ऑप्शन, क्योंकि एंड में आपके पास परचेज ऑप्शन है। आपका लीज रेंट स्टार्ट हो रहा है 5 लाख रुपए से, और ये हर साल 3% से बढ़ेगा। यानी 5 लाख में मैं 3% ऐड कर देता हूँ तो 5,15,000, फिर और 3% ऐड कर देता हूँ तो 5,30,450, ऐसे ऐड करते जाइए ऐड। एंड में 10th ईयर में आप 30 लाख रुपए और देने का ऑप्शन ले रहे हो तो सीधी बात है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। इस पूरे को मैं डिस्काउंट करूंगा 9.04% से, जो कि इम्प्लिसिट रेट आपको दिया गया है। पहले साल 1 क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेमेंट है, और उसके नेक्स्ट ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1.0904 यानी कि 0.9171, ठीक है, 0.9171। कहाँ है डिस्काउंटिंग, यहाँ 92 लिया हुआ है 5। और देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि हम आपको एक इंसेंटिव दे रहे हैं। कितना इंसेंटिव दे रहे हैं हम आपको, 2 लाख का। कब दे रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 यानी ये वाले साल हम आपको 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दे रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए कम पे करना है, बराबर है। तो ये हो गया 3,15,000 एंड दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। समझ गए। तो बस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, थोड़ी मेहनत है। अब मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी मुझे भी हलाली आ रही है यहाँ पे कि कहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करते बैठूंगा। आपको क्या करना है, पूरा डिस्काउंट करना है। डिस्काउंटेड वैल्यू इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली, वैसे कोइंसिडेंटली नहीं प्रैक्टिकली भी, फेयर वैल्यू 50 लाख है और आप इम्प्लिसिट रेट बोल रहे हैं तो 50 लाख ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन में 50 लाख ही आई है, इस क्वेश्चन में 50 लाख ही आई है वो पूरे की प्रेजेंट वैल्यू। देख लीजिए 37, 39,648 एंड 12,60,000, 49,99,648 विच इज 50 लाख रुपीज ओनली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दिखाएंगे राइट टू यूज एसेट अकाउंट डेबिट। आप एक राइट टू यूज एसेट बनाएंगे। जिन्होंने इंडेस 116 पढ़ा है उनको समझ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैंने वीडियोस लेसी वाले डाले हैं, आपको लेसी लेसर पूरा पढ़ना है। सीए क्लब इंडिया के अंदर में मैंने सिर्फ इंडेस 116 के वीडियोस डाल के रखे हैं, आपको सिर्फ वो बाय करना है। तो प्राइस मुझे याद नहीं है, 500 से 1000 के बीच में ही प्राइस होगा। सिर्फ इंडेस 116 देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। समझिए ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा 50 लाख रुपीस, और वो 50 लाख रुपीस के बेसिस पे हम दिखाएंगे राइट टू यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, टू लीज लायबिलिटी 50 लाख। क्लियर है। अब आपने पहला पेमेंट तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कर दिया, तो 50 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपने पे कर दिए, कोई इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। क्लोजिंग हो गया 45 लाख रुपये। अब 45 लाख रुपीस क्लोजिंग हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 लाख रुपीस। अब इस साल के एंड में ये 45 लाख रुपीस के ऊपर 9.04% का आप इंटरेस्ट लोगे, तो 45 लाख पे 9.04, एक बार देखिए आप, 4,06,800, 4,06,800 ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग बन गया। नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग 3,15,000 पेड है, 3,15,000, ठीक है। तो 3,15,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 3,15,000 इसमें से माइनस कर दूं तो 49,06,800 माइनस 3,15,000 होता है 45,91,800, ठीक है। यहां लिख लेता हूं 45,91,800।
आप इस पे 9.04% इंटरेस्ट ले लीजिए, 4,15,099। क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कभी कभी समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं पूरा माइनस कर दीजिए और फिर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे कर दीजिए। मतलब ये जो हम बाइफर्केशन दिखा रहे हैं, ये बाइफर्केशन मत दिखाइए। इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, प्रिंसिपल हमने कितना पे किया, ठीक है, टोटल कितना पे किया, खत्म कहानी। सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट दिखेगा 91,800 नेगेटिव। ये क्यों हो रहा है? पिछले साल का जो आपका इंटरेस्ट था वो था 4,15,000, 4,06,800, 4,06,800 बराबर, उसमें से आपने सिर्फ 3,15,000 पे किए हैं, उसमें से आपने सिर्फ 3,15,000 पे किए हैं। तो अगर आप माइनस करेंगे 4,06,800 माइनस 3,15,000 तो डिफरेंस होता है 91,800 विच इज नेगेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंटरेस्ट बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल, इन शॉर्ट वो ये बोल रहे हैं। तो एक बार सॉल्व करके देखिएगा। हर बार जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट, जब आप चार्ज करोगे तो लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, और हर बार जब पेमेंट करोगे तो लीज लायबिलिटी टू कैश। चलिए, आई होप ये भी क्लियर होगा। 16 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेन पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन से। अगला, डी इशूज प्रेफरेंस शेयर्स टू जी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। इशू कर रहे हैं, the holder has an option to convert these preference shares into fixed number of equity shares, compound financial instruments at any time up to the period of 3 years. If the option is not exercised, the preference shares are redeemed at the end of third year. Redeemed यानी cashable है. Preference shares carry a coupon of RBI rate plus 1%. RBI rate दिया है 4% यानी 5% का रेट हो गया आपका. Prevailing market rate of preference share without conversion option of redemption, सॉरी 4% नहीं है, RBI रेट प्लस 4% है. ये एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है और आप ऑफर कर रहे हो RBI प्लस 1. RBI का रेट है 9% यानी 9 प्लस 1 आप 10% दे रहे हो, जबकि मार्केट रेट है 9 प्लस 4 13%. तो क्या करना है, बहुत सिंपल कहानी है. 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए आपका कैश फ्लो, 3 साल का क्वेश्चन है. आपका कैश फ्लो है 9 प्लस 1 10%, तो 10 लाख पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और आप एंड में बोल रहे हो कि आप अगर सामने वाले ने शेयर्स नहीं लिए तो आप 10 लाख कैश दे दोगे. हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है एट 13%. 13% 885 783 693, तो 88,500 78,300 7,62,300 929,100. तो इतने का डेट कंपोनेंट दिखेगा, बाकी का दिखेगा इक्विटी कंपोनेंट. चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए थे जो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे. थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की तरफ बढ़ गई मेरी, मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना है. क्वेश्चन कहाँ है? बी, हाँ ये रहा. $9,29,165 दिया है मैंने, 100 निकाला है, बाकी का इक्विटी कंपोनेंट है. ठीक है, तो सिर्फ स्प्लिट मांगा था, स्प्लिट आपको देना है. अगला क्वेश्चन चेन होल्डिंग का है. अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन मेरा सॉल्व है चेन होल्डिंग का. एक अगर आप क्वेश्चन सर्च करेंगे मेरे वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं. जो वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है उसको क्या डबल एक्सप्लेन करना, वैसी वाली कहानी है. सो आई कम डाउन टू बी. एन एंटिटी एंटर्स 1,000 contract with customers. Each contract includes sale of one product of rupees 50. One product of rupees 50. 1,000 into 50, 50,000. Cash is received when the control of the product is transferred. Entity's customary business practice is to allow customers to return the unused product within 30 days and receive the full refund. Entity's cost of each product is rupees 30. अब ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस की बात कर रहा है, यानी कि आप 100% रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, ये वो वाला कंसेप्ट है.
जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न आ जाएगा उसका रेवेन्यू आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब कंफर्म हो गया कि रिटर्न नहीं आएगा उसी पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो वाला है। सिंस कॉन्ट्रैक्ट अलाउज कस्टमर्स टू रिटर्न द प्रोडक्ट, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल। टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन, वो कुछ आगे आपको बोलता है कि 970 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न। ये रेलेवेंट डेटा है कि 970 तो रिटर्न नहीं होंगे, ये अश्योर्ड है, तो आपने 970 से रिलेटेड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए इंटू 50, 48,500। पर आपको पैसे तो पूरे मिले होंगे, तो जो बचे हुए 30 इंटू 50 है वो कस्टमर लाइबिलिटी में पड़े रहेंगे, कस्टमर लाइबिलिटी अकाउंट, जो वो 30 डे रिटर्न पीरियड या कंफर्मेशन जो भी हो उसके बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है। जर्नल एंट्रीज के लिए हर बार आपके आंसर्स जो दिए हुए हैं उनको रेफर करते चलिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। 48,500, 1,500। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1st April 2001 fair value of the assets of XYZ Limited defined benefit plan is 20,40,000 Ind AS 19. Present value of defined benefit obligation 21,25,000। इनके जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सिंपली 3 कॉलम का स्टेटमेंट बना दिया करो। एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक होता है डिफाइंड प्लान एसेट और एक होता है नेट। तो आपको ओपनिंग्स दिए हुए हैं। डिफाइंड प्लान व वैल्यूड एट 20,40,000, फिर 21,25,000। On 31st March 2002, plan received contribution of XYZ amounting to rupees 4,25,000 and paid out benefits worth 2,55,000। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन इस बार 4,25,000 की गई है डिफाइंड प्लान एसेट में। जो भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो डिफाइंड प्लान एसेट में होते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। और फिर उसके बाद में आपको बोला गया है कि करंट सर्विस कॉस्ट जो है एंड पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 2,55,000, सॉरी 2,55,000 के बेनिफिट्स पेड आउट है। तो बेनिफिट जब पे होते हैं 2,55,000 आप एसेट अकाउंट से निकालते हैं, और सीधी बात है ये पैसा ऑब्लिगेशन को भी कम करता है, क्योंकि उतने से लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि आपने बेनिफिट्स पे कर दिए तो लाइबिलिटी कम हो गई। करंट सर्विस कॉस्ट है 5,10,000। करंट सर्विस कॉस्ट आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, एसेट नहीं बढ़ाता। एसेट तो तभी बढ़ेगा जब आप कंट्रीब्यूशन करेंगे। इंटरेस्ट रेट इज 5%, तो ये हम हमेशा ओपनिंग में लगाते हैं, क्योंकि सब सारे करंट सर्विस कॉस्ट, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, बेनिफिट पेड, कंट्रीब्यूशन सब कुछ ईयर एंड पे हुआ रहता है। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट on 31st March 2002 is 23,80,000। प्लान एसेट का क्लोजिंग बता दिया उन्होंने 23,80,000। वैसे ही आपको बोला गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन है 27,20,000। तो यहां तक का तो पूरा का पूरा आप लोगों को डेटा देके रखा है उन्होंने। चलिए अब इंटरेस्ट भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 21,25,000 पे 5%, 1,06,250, और 20,40,000 पे 5%, 1,02,000। चलिए, तो अब दोनों का जो नेट बैलेंस आएगा वो नेट बैलेंस डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस, और डीपीए में इन्वेस्टमेंट गेन इन्वेस्टमेंट लॉस। आइए आंसर जो दिया है वो देख लेते हैं। प्लान एसेट में इंटरेस्ट 1,02,000, तो 1,02,000, 1,06,250, 1,06,250, तो बाकी तो पूरा का पूरा मैच हुआ ही है। सिर्फ आपको ये एक नेट बैलेंसिंग फिगर निकालना है, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ प्रोडक्ट ए फॉर ₹1,000। एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी गिव्स कस्टमर्स 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ अप टू ₹1,000। तो आप डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। इंडिया से 115 का क्वेश्चन है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Entity intends to offer 10% discount for all sales during next 30 days. Discount of 10% cannot be used
इन एडिशन टू 40%। यानी अगर आप 40% ले रहे हैं तो 10% नहीं ले सकते, 10% ले रहे हैं तो 40% नहीं ले सकते। यानी देखा जाए तो आप नेट सामने वाले को सिर्फ 30% बेनिफिट दे रहे हैं। समझ गए? सिर्फ 30% ना, 40% बोल रहे हो, 10% तो वैसे भी देने वाले थे। एंटिटी बिलीव्स दैट there is 80% likelihood that customer will redeem the voucher, and on an average customer will purchase rupees 5000 or 500 of additional products. चलिए, 1000 रुपए का प्रोडक्ट सामने वाले ने खरीदा, इसके साथ आप सामने वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो जो एक्सपेक्टेड है कि वो 500 के गुड्स लेगा। 500 के गुड्स में आप उसे 30% का डिस्काउंट दोगे, मतलब आप उसको 150 का बेनिफिट दोगे, और एक्सपेक्टेड सिर्फ 80% लाइकलीहुड है कि वो इस बेनिफिट को यूज करेगा, तो 150 का 80% हो गया सीधा सीधा 120 रुपए। यानी कि आप आज 1000 के गुड्स दे रहे हो और साथ में सामने वाले को 120 के बेनिफिट भी दे दे रहे हो। यानी ओवरऑल आप समझिए, जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखा है उनको ये बात समझ में आएगी। ये मतलब ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एमटीपी के वीडियोस के अंदर में आप लोग ये कंसेप्ट्स को भी समझ जाएंगे, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1000 रुपए के गुड्स दे रहे हैं, साथ साथ में वो 500 के गुड्स लेंगे, उनमें आप 30% डिस्काउंट दोगे, वैसे 40% पर 10% तो वैसे भी देने वाले थे, तो उनको बेनिफिट 30% हुआ, और सिर्फ 80% लाइकलीहुड है कि ये वाले बेनिफिट्स एक्साइज होंगे, तो आप 1000 रुपए देके 1120 के बेनिफिट्स दे रहे हो। आपको इसे दो टुकड़ों में बांटना होगा। जो 1000 रुपए कैश आप सामने वाले से ले रहे हो उसको आप इन दो टुकड़ों में बांटोगे, इंटू 1000 बाई 1120, और 1000 रुपए की कैश इंटू 120 बाई 1120। $893 और 107 रुपए। ये वाली रेवेन्यू इमीडिएट रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ये कस्टमर लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा। ये रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगी जिस दिन सामने वाला कस्टमर अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, या ये जो ऑप्शन आपने दिया था बेनिफिट का ये लैप्स हो जाएगा, उस दिन ये 107 का बेनिफिट रिकॉग्नाइज होगा। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। आइए देखते हैं। 1000, 120, 890 और 110 किया उन्होंने, नियरेस्ट 10 पे उन्होंने राउंड ऑफ किया, ऐसा ऊपर दिया हुआ है, उसके बेसिस पे उन्होंने आपको बोला कि कैश मिली है, और ठीक है, बाकी का जो डिस्काउंट वाउचर है ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगा। नेक्स्ट वन, ST Limited enters into a contract with a customer to sell an asset. Control of the asset will be transferred to the customer in 2 years. यानी कंट्रोल 2 साल बाद जाएगा, कंट्रोल 2 साल बाद जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। The contract includes two alternatives: payment of 5000 in 2 years when customer obligation control of the asset, or 4000 when the contract is signed. Customer elects for 4000. तो कस्टमर पैसे आज दे रहा है पर गुड्स जाएंगे 2 साल बाद। दोनों के बीच का गैप 12 महीने से ज़्यादा है, 12 महीने से ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आप पैसे आज ले रहे हो पर कंट्रोल 2 साल बाद दोगे, इसका मतलब एक तरह से आपने लोन लिया है, एक तरह से आपने लोन लिया है सामने वाले से, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी दोगे। तो आप गुड्स 2 साल बाद देने वाले हो, तो आज जो 4000 रुपये मिले हैं वो 4000 रुपये इज लाइक अ लोन। आपने सामने वाले को लोन लिया होगा जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गुड्स की वैल्यू बनेगी। मैं कंसेप्ट के ऊपर नहीं जा रहा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गुड्स की वैल्यू बनेगी। अब आगे उन्होंने आपको रेट दिया है, ST Limited कॉन्ट्रैक्ट्स हैज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, वो सब उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट तो 11.8% है। However, entity determined that the rate used for adjusting the promise consideration is 6%. आप कभी भी इंक्रीमेंटल रेट नहीं लेते, आप आपका बोरोइंग रेट लेते हैं। यानी कि आप अगर मार्केट में बोरो करने गए तो आपको क्या रेट पे मिलेगा, सो दैट इज 6%। तो हम बोलेंगे कि आज हमें 4000 का लोन मिला है, आज हमें 4000 का लोन मिला है, 4000 पे 2 साल 6% इंटरेस्ट ले लेंगे। 4000 पे पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 240, और फिर 4240 पे सेकंड इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 254, सब मिला के 4494। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाएंगे। तो पहले साल आपको पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन्स 4000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन 240, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन 254, एंड देन लोन अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। 2 साल बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन। उन्होंने एक साथ दिखा दिया आपको 494 का इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा पूरे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे।
एक्सप्लेन वाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। फॉलोइंग डेटा ऑफ XYZ लिमिटेड विद रेस्पेक्ट टू number of equity shares used during the financial year 1-2, find out the number of shares for the purpose of basic EPS। तो पहले तो ओपनिंग शेयर्स थे 1000, ये तो पूरे साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग है। फिर आपने 15 जून को कुछ 75,000 शेयर्स इशू किए। डेज बेसिस पे कैलकुलेशन करना, क्योंकि आपको बहुत अजीब डेट्स दिखेगी यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 नवंबर कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, तो ये आउटस्टैंडिंग उस दिन से माने जाएंगे। बायबैक बचे हुए दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं माने जाते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, बचे हुए दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं माने जाते हैं ऐसे। सो दिस इज द डेज कंसेप्ट दैट इज गिवन 38 डेज। ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 22 फरवरी है तो 28 माइनस 22 प्लस 31, ये हो गया 37 डेज। और आपको ये 22 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इस दिन बाईबैक हो गया तो ऑब्वियसली बात है इस दिन के लिए भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, 22 के लिए भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इतने दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल से ही है, कुछ खास मेरे पास समझाने के लिए नहीं था। और आखिरी क्वेश्चन CSR का है, जो कि आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में एज सच मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी वीडियो में पहले कवर किया गया है। ICAI मॉड्यूल अच्छे से पढ़िए, ये मेरा कहना है, और अच्छे से इसकी पूरी की पूरी तैयारी कीजिए। मुझे कई दिनों से कई स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर आपको क्या लगता है अगस्त अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, नवंबर अटेम्प्ट में पोस्टपोन हो गया तो क्या। ये क्वेरी के पीछे उनके दो रीजंस होते हैं कि सर अब नवंबर अटेम्प्ट भी आगे पोस्टपोन होगा क्या, क्योंकि हमने एक ही ग्रुप की तैयारी की तो अगला ग्रुप का हम लोग क्या आगे तैयारी करें। मुझे एक बात समझिए, देखिए एक डिजास्टर है, किसी ने नहीं देखा है ऐसा सिचुएशन पहले भी कभी आया और इसके कारण एग्जाम पोस्टपोन हुई। हम कोरोना जैसा सिचुएशन आप भी पहली बार देख रहे हैं, हम भी पहली बार देख रहे हैं, ICAI भी पहली बार देख रहा है। यू कैन नॉट ब्लेम ICAI, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। आपको अब सिचुएशन को टैकल करना सीखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम पोस्टपोन हो गई अगस्त, शायद अगस्त में होगी, शायद नहीं होगी, नवंबर हो जाएगी। आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, आपको लगता है कि नवंबर का अटेम्प्ट पोस्टपोन होगा नहीं होगा, हाउ डज इट मैटर। एग्जाम पोस्टपोन हो गई, आप तो मई के लिए पढ़ाई कर रहे थे, एक ग्रुप आपने मई के लिए डिसाइड किया था। आपने दोनों ग्रुप्स भी अगर डिसाइड किए थे, मैं उस कंसेप्ट पे बाद में आता हूँ। आपने डिसाइड किया था मैं ग्रुप 1 करूंगा, मई में एग्जाम थी, जून पोस्टपोन हुई, आप थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, ये फैक्ट है, मान लीजिए आप थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, छोड़ यार आराम से पढ़ाई करेंगे। एग्जाम और पोस्टपोन हो गई, अब आप टेंशन में आ गए कि यार अब ग्रुप 2 की तैयारी कैसे करेंगे। अरे अभी से ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दो, एक आध सब्जेक्ट कर लो ग्रुप 2 का, कौन सी बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। एक सब्जेक्ट तो कर ही सकते हैं, अभी वैसे भी एम्पल टाइम है, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा आप उतना ज्यादा टाइम पास करोगे। एक बात ध्यान रखो, आप एक ही ग्रुप की उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आप मेरिट की तैयारी कीजिए, आप नहीं करने वाले हो। जब करने ही नहीं वाले हो तो दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, कौन सी बड़ी बात है, टाइम है आपके पास। नवंबर अटेम्प्ट भी रहा तो भी मैनेजेबल है, कोई बिग डील नहीं है। आपको लगता है विंडो ओपन हो जाए तो हम दोनों ग्रुप की तैयारी कर लेंगे, हाँ इंस्टीट्यूट ये भी सोचेगी डेफिनेटली, इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं है कि नहीं सोचेगी। तो आप ग्रुप 2 की तैयारी तो शुरू कीजिए। अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे मई के हिसाब से, आप पास होने की तैयारी कर रहे थे, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो थोड़ी और मेहनत करो। जो चैप्टर्स आपने छोड़े थे अब उन चैप्टर्स को भी पढ़ लो, आपको एम्पल टाइम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, मेरिट आने की तैयारी कीजिए। कई स्टूडेंट्स को ये डर लगता है कि सर अब एग्जाम पेपर और डिफिकल्ट आएगा। अरे आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो और डिफिकल्ट अगर आया तो तैयारी कर लीजिए, वैसे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये फेक है, मैं तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि एग्जाम और ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी। एग्जाम जैसी आनी है वैसी ही आएगी, पेपर सेट हो चुके हैं। अब इंस्टीट्यूट उसके लिए कह रहे यार हमने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, चलो और पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए नया पेपर सेट करते हैं। आप लोग सोच के देखिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने खाली नहीं बैठे हैं वो लोग कि यार एग्जाम पोस्टपोन होगी तो चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। देयर आर अदर थिंग्स दे हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पेपर्स आप लोगों के सेट हो चुके हैं। दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, मेरिट की तैयारी कीजिए, और जो चैप्टर्स पढ़े छोड़े थे उन चैप्टर्स को पढ़िए। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इसके बाद जॉब मिलेगा क्या, इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह की है। अरे क्यों नहीं मिलेगा, आप सीए हो, इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ती है तब भी आपकी नीड होती है, इकोनॉमी बंद हो रही है तब भी आपकी ज़रूरत होती है। आप फाइनेंशियल मैनेजर्स हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त से जो मेरे को पता चला, मार्केट क्रैश हुआ, हमने देखा शेयर मार्केट क्रैश हुआ, बिजनेस डाउन हुए, लोग घर पे बैठे हैं। उसने कहा सडनली बहुत सारे लोग शेयर ट्रेडिंग में आ गए, बोले मेरा बिजनेस बढ़ गया। इकोनॉमिक रिसेशन है,
वो बोल रहा है मेरा बिजनेस बढ़ गया क्योंकि हर एक जन शेयर ट्रेडिंग करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? एक्सपेक्ट किया था क्या कि अब सब लोग शेयर ट्रेडिंग के अंदर घुस जाएंगे? नहीं ना। एक अपॉर्चुनिटी बंद होगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। देखिए ये सब बातें सोचना बंद कीजिए, पढ़ाई की अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए, उसमें और चीज़ें ऐड कीजिए। उसके लिए आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज हुआ है डेट, और उससे ज़्यादा क्या हुआ है? आपका कोई ज़िंदगी, आपका करियर थोड़ी ख़राब हो गया उसके लिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू।